ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार दोस्तों, कुछ वीडियो आपने देखे और मुझे संदेश दिया और बात की कि उन्हें बहुत अच्छी और विश्लेषणात्मक जानकारी दिल्ली नगर निगम चुनाव में जो माहौल हुआ और जो सियासी दाव पैतरे चलाए गए उन सब की जानकारी आपको मेरे उस वीडियो से मिली और मुझे प्रेरित किया कि मैं लगातार इस पर कुछ न कुछ आपके साथ बातचीत करता रहूं। तो एलजी साहब ने अभी तारीख का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इसी जनवरी महीने में संभवतः 30 तारीख तक मेयर चुनाव के लिए तारीख की घोषणा हो जाएगी। और इस बीच दिल्ली की नज़रें इस बात पर लगी हैं कि दिल्ली नगर निगम में मेयर किसका होता है। तो वहीं जो राजनीतिक दल हैं दिल्ली के या राजनीतिक हलकों में चर्चा इस बात की है, नज़रें इस बात पर हैं कि इस चुनाव में, मेयर के चुनाव में कांग्रेस का रुख क्या रहने वाला है। जैसा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने भी, दिल्ली के जो अनिल चौधरी हैं कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस इस इलेक्शन का बायकॉट करेगी। राजनीतिक रूप से कांग्रेस का बायकॉट चुनाव का करना बनता है, मेयर चुनाव का करना बनता है कि वो सदन से बाहर रहे। वजह यह है कि जो कांग्रेस का जो परंपरागत वोट बैंक है, ये वही वोट बैंक है जो कांग्रेस का खिसक करके आम आदमी पार्टी के पास चला गया। ऐसे में अगर वो आम आदमी पार्टी का साथ देती है तो वो आम आदमी पार्टी को मजबूत करने वाली बात होगी। लेकिन अगर वो बीजेपी का साथ देती है तो ये भी उसकी जो चिर प्रतिद्वंदी पार्टी है और जो मुस्लिम कम्युनिटी से ज़्यादातर निगम पार्षद चुन के आए हैं वो बीजेपी की तरफ जा नहीं सकते। तो ऐसे में कांग्रेस का स्टैंड यही बनता है कि वो तटस्थ रहे। लेकिन इस तटस्थ रहने में भी बीजेपी का ही लाभ है। आम आदमी पार्टी के कुछ सूत्र तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में साँठ-गाँठ हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष कुछ भी कहें, लेकिन जो निगम पार्षद कांग्रेस के चुन के आए हैं, 9 में से 7 जो कांग्रेस के निगम पार्षद हैं वो मुस्लिम बहुल इलाकों से चुन कर के आए हैं और सभी के सभी मुस्लिम कम्युनिटी से ही आते हैं। ऐसे में उनका बीजेपी का साथ देना, चाहे वो खुल कर के साथ दें या फिर सदन से गैर हाजिर होकर के साथ दें, तो ये बहुत बड़ा चौंकाने वाला विषय है। लेकिन चौंकाने वाला जितना ज़्यादा है उससे कहीं ज़्यादा जो व्यवहार कांग्रेस के निगम पार्षदों का और कांग्रेस का है, उससे आम आदमी पार्टी चिंता में पड़ गई है। चिंता में इसलिए पड़ गई है क्योंकि कांग्रेस की मजबूरी है कि वो बीजेपी के साथ जा नहीं सकती और आम आदमी पार्टी के पक्ष में उसको आना होगा। ये एक जनरल परसेप्शन था। आम आदमी पार्टी यही मान के चल रही थी कि कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने ये ऐलान करके कि वो चुनाव का बहिष्कार करेगी, गैर हाजिर रहेगी, इस बात ने आम आदमी पार्टी के माथे पर पसीने ला दिए हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा परेशानी उसे इस बात पर है कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के अंदर जो परिणाम आए वो परिणाम दर्शाते हैं कि जो मुस्लिम वोटर्स है, जो कभी बिल्कुल खंबा वोट होता था आम आदमी पार्टी का, वो छिटक करके कांग्रेस के पास चला गया। न केवल वोट चला गया बल्कि आम आदमी पार्टी से जो मुस्लिम वोटर है वो बेहद गुस्से में है। इतने गुस्से में है कि जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ उन्होंने खुल करके कांग्रेस का समर्थन किया। और 9 में से 7 निगम पार्षद जो चुन करके आए, मैं नाम बता दूं कि 245 वार्ड से नाजिया खातून हैं, मुस्तफाबाद से 243 वार्ड से सबीला बेगम है। और यहाँ तो मैं बता दूं कि यहाँ आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रही है। जो असदुद्दीन अवैसी की पार्टी है IIM, वहाँ पर उस कैंडिडेट ने कांग्रेस को टक्कर दी है। आम आदमी पार्टी तीसरी जगह पर गई है। तो स्थिति देखिए आप किस तरह की है। इसी तरह कबीर नगर वार्ड 234 से कांग्रेस ने साजिद को 4000 वोटों के अंतराल से हराया। अब अंतराल भी कोई छोटा मोटा नहीं है। इसी तरह जो वार्ड 213 शास्त्री नगर के कांग्रेस सगीर अहमद को वहाँ भी 3000 वोटों से हराया। वार्ड 227 चौहान बांगर से यहाँ भी कांग्रेस की सुगुप्ता गुप्ता ने आसमा बेगम को 17000 वोटों से हराया। आप समझिए, यानी आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट को कांग्रेस की कैंडिडेट 17000 वोटों के अंतराल से हराती है। यानी एक तरफा बायकॉट कर दिया आम आदमी पार्टी का उन इलाकों में जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी निर्णायक स्थिति में है, हार जीत का जब फैसला करती है, उस फैसले में उसने ये फैसला किया कि वो आम आदमी पार्टी का बहिष्कार करे और
कांग्रेस का साथ दे, तो खुल करके कांग्रेस का साथ उन्होंने दिया। इसी तरह जाकिर नगर वार्ड से तो कांग्रेस ने नाजिया दानिश चुनाव जीती है, उन्होंने बिना शपथ लिए हज कमेटी के मेंबर बन गई है। इसी दम पे कांग्रेस के जो निगम पार्षद है उनकी बीजेपी से साठगांठ है, कांग्रेस की नहीं, कांग्रेस के निगम पार्षदों से। और उसमें एक को तो हज कमेटी का मेंबर बनाया और एक का पूरा दावा ये किया जा रहा है कि जो सेंट्रल जोन है उस जोन का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन कांग्रेस के पास चला जाएगा और उसके बदले में एक जो स्थायी समिति सदस्य है वो बीजेपी के पाले में चला जाएगा, यानी कांग्रेस उसका साथ देगी स्थायी समिति में। तो ये स्थायी समिति का खेल है, इस पर मैं बाद में बात करूंगा। तो इस तरह से जो ये 7 निगम पार्षद हैं, यहाँ पर बम्पर जीत कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हरा के की है। और बाकी जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं, उन मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जो वोटर्स हैं वो उसी कंडीशन में वहाँ गया है जब उसने देखा कि बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट देना ज़रूरी है। तो मजबूरी में जो कांग्रेस का वोटर है वो आम आदमी पार्टी के पास गया है, कोई चॉइस नहीं है आम आदमी पार्टी उसकी। तो ये जो स्थिति है ये आम आदमी पार्टी को बहुत चौंका रही है, और चौंका इसलिए भी रही है कि आने वाले लगभग 1.5 साल में जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, दिल्ली की 3 लोकसभा चुनाव में ये मुस्लिम वोटर्स निर्णायक स्थिति में होते हैं। तो इतनी तेज़ी से जो मुस्लिम कम्युनिटी है या मुस्लिम जो नेता हैं वो आम आदमी पार्टी से नाराज़ हो रहे हैं, ये बड़ी खतरे की घंटी आम आदमी पार्टी की है। और आम आदमी पार्टी ने इसको भांप लिया है और अपने विधायक जो अमानतुल्लाह खान हैं उसको लगाया है इस काम पर पे। वो तमाम मौलानाओं से बात कर रहे हैं, इमाम बुखारी से भी उन्होंने बात की है, मौलाना साद से भी उन्होंने बात की है। एड़ी चोटी का जोर आम आदमी पार्टी लगा रही है कि जो मुस्लिम वोट उससे खिसका है उसको किस तरह से वापस लाया जाए। तो केवल अब आम आदमी पार्टी के लिए चिंता ये नहीं है कि दिल्ली नगर निगम में कैसे वो सत्ता हासिल करे, बीजेपी को मात दे, मेयर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन में जो अपने चुनाव जीत करके आ सके। उससे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि मुस्लिम वोट दोबारा उसके पास कैसे आए, कैसे उस पर भरोसा करे। तो ये उसकी कोशिश है। लेकिन थोड़ा चर्चा मैं इस बात पर ये करना चाहूँगा कि आखिर ये लोग नाराज़ क्यों हुए। मुस्लिम कम्युनिटी आम आदमी पार्टी से नाराज़ नहीं, गुस्से में कहूँगा मैं, इतनी गुस्से में क्यों है। तो इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो ये माना जा रहा था कि जो जैसे बीजेपी ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी को घेरा है वो हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर साथ चल रही है, हिंदुत्व के नाम पर हिंदुत्ववादी छवि के साथ वो अपने आप को खुद को पेश कर रही है। और आम आदमी पार्टी पर जिस तरह से उसने आरोप प्रत्यारोप लगाए, दिल्ली बीजेपी ने भी लगाया कि वो दिल्ली के अंदर मस्जिद और मौलानाओं को तो तनख्वाह दे रही है लेकिन हिंदू मंदिर और पुजारियों को नहीं। तो इसके साथ साथ और बहुत सारे ऐसे मसले सामने आए जिससे मुस्लिम कम्युनिटी को ये लगा कि जो केजरीवाल हैं वो अपनी सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि को बना रहे हैं और बीजेपी के हिंदुत्ववादी नैरेटिव को काउंटर करते करते, और उसने कई ऐसे फैसले लिए जो मुस्लिम कम्युनिटी के हित में नहीं थे या उन्हें पसंद नहीं थे। गुजरात चुनाव के दौरान जिस तरह से उन्होंने बयान दिया इंडियन करेंसी है उस पर लक्ष्मी और गणेश जी की फ़ोटो होनी चाहिए थी। तो बीजेपी की हिंदुत्ववादी नैरेटिव छवि को काउंटर करते करते केजरीवाल ने कई बातें ऐसी भी कही और कई फैसले ऐसे लिए जिससे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको ये लगा कि बीजेपी की तरह आम आदमी पार्टी भी ऐसी ही है, आम आदमी पार्टी भी आम पार्टियों की तरह ही है और एक वोट बैंक के रूप में केवल मुस्लिम वोटरों को देख रही है। तो इस बात से बेहद गुस्से में थे और वो गुस्सा उन्होंने दिल्ली नगर निगम चुनाव में अपना जाहिर किया और एक तरफा कांग्रेस का साथ दिया और केवल उन्हीं वार्डों में जो मुस्लिम वोटर्स है वो आम आदमी पार्टी की तरफ गया है जब ये लगे कि बीजेपी को उस वार्ड में हरा नहीं सकती। उसी स्थिति में जो मुस्लिम वोटर है वो केवल आम आदमी पार्टी की तरफ गया है। और इसके अलावा जो दंगे हुए थे नॉर्थ ईस्ट में, उन दंगों के दौरान भी जो अरविंद केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी का रुख रहा उसको मुस्लिम कम्युनिटी ने पसंद नहीं किया और ये मान के चले कि ये भी केवल उन्हें केवल वोट बैंक के रूप में देख रहे हैं, उनके हक की बात और उनकी बात वो नहीं कर रहे हैं। और इस बात का जो गुस्सा था उन्होंने दिल्ली नगर निगम चुनाव में केजरीवाल के सामने दिखा दिया है। मैं यहाँ एक बात और कहूँगा कि जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं अमानतुल्लाह खान, ओखला में
5 वार्डों में से केवल 1 वार्ड जीत पाई। जो सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा है आम आदमी पार्टी का, वो अपने वार्ड में अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को आम आदमी पार्टी को जिता नहीं पाया। और इससे पहले जो दंगों के पूर्व आरोपी थे ताहिर हुसैन, नेहरू विहार में आम आदमी पार्टी यहाँ पर तीसरे नंबर पर रही, जहाँ दंगे सबसे ज़्यादा हुए और जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी निर्णायक स्थिति में, वहाँ पर आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रही है। फरवरी 2020 में जो CAA के खिलाफ आंदोलन के दौरान दंगे भड़के थे, उसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी। और हिंसा का सबसे ज़्यादा असर था तो वो शिव विहार, मुस्तफ़ाबाद, सीलमपुर, भजनपुर, विजय पार्क, यमुना विहार और मौजपुर में था। इन सभी जगहों पर आम आदमी पार्टी बुरी तरह से हारी है और कांग्रेस ने यहाँ पर बढ़त बनाई है। कांग्रेस ने यहाँ पे अच्छा खासा वोट गैंग किया है। इसी तरह जो सीलमपुर वार्ड है, वहाँ से तो जो एक निर्दलीय उम्मीदवार थी हजन शकीला ने, आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट, उसका नाम वापस लेकर के निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दिया। तो समझिए कि कितनी बड़ी मजबूरी रही होगी। पार्टी का एक घोषित कैंडिडेट, उसको बैठा करके आम आदमी पार्टी किसी निर्दलीय को समर्थन दे दे। तो आम आदमी पार्टी को पसीने छूट रहे हैं कि जो ये वोट बैंक छिटका है उसका, इस वोट बैंक की वजह से जो दिल्ली में जितनी सीटें आने की उम्मीद की जा रही थी, उतनी सीटें नहीं आ रही थी। आम आदमी पार्टी उम्मीद कर रही थी लगभग 150 से ज़्यादा सीटें वो आ जाएंगी, लेकिन अगर वो नहीं आई तो उसकी वजह यही है कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है आम आदमी पार्टी का, वो उससे छिटका है। और दूसरी तरफ जो पॉश इलाके हैं, वहाँ पर आम आदमी पार्टी को लोगों ने बुरी तरह से निकाला है। जितने भी अरविंद केजरीवाल के मिनिस्टर थे, वो तमाम मिनिस्टर अपने अपने वार्डों से बुरी तरह हारे। सतेंद्र जैन जो जेल में है इस समय, वहाँ पर सारे वार्ड आम आदमी पार्टी हार गई। त्रिनगर में सारे आम आदमी पार्टी वार्ड हार गई। इसी तरह मॉडल टाउन इलाका है, सारे वार्ड जो आम आदमी पार्टी है, मतलब भी मैं ये कुछ इलाकों के नाम उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ, लेकिन लब्बो-लुआब यही है कि जो भी पॉश इलाका है, उन पॉश इलाकों में आम आदमी पार्टी का बुरी तरह से सफाया हो गया। और जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, जहाँ पर वो निर्णायक स्थिति में है, वहाँ भी आम आदमी पार्टी का सफाया हो गया और कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त वहाँ मिली। और आम आदमी पार्टी का जो अब केवल जो वोट बैंक बचा है, वो पुनर्वास कॉलोनियाँ, अवैध कॉलोनियाँ, रीसेटलमेंट कॉलोनी, झुग्गी बस्ती क्लस्टर, ये वोट बैंक बचा है, जिस वोट बैंक की वजह से 134 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती है। लेकिन अब उसके सामने दोहरी चिंता और चुनौती है। पहली चिंता तो यही है कि वो अपना मेयर बना ले। नगर निगम में जो उसको मैंडेट मिला है, बहुमत मिला है, वो बहुमत सदन में भी साबित करे, स्टैंडिंग कमेटी में भी साबित करे और सरकार बना ले। तो ये चिंता उसकी सबसे ज़्यादा है। और इससे भी बड़ी चिंता ये है कि लोकसभा चुनाव से पहले वो ऐसा क्या करे, क्या तरकीब निकाले कि जो मुस्लिम वोटर्स है वापस उसकी तरफ आ जाए। पहले वो जो उसके नेता थे ये कहते रहे थे कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है अपना वोट बैंक ख़राब करना, अपना वोट ख़राब करना। इससे तो अच्छा है कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, क्योंकि कांग्रेस को वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना। तमाम जो बड़े बड़े नेता थे, खुद अरविंद केजरीवाल कई मंचों से इस तरह की घोषणा करते थे। मैंने सुना है सतेंद्र जैन अक्सर इस तरह की घोषणाएं करते थे। लेकिन वही कांग्रेस, वही मुस्लिम वोटर्स अब बीजेपी के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। इसे आप रणनीति कह लीजिए या सौदेबाजी कह लीजिए, लेकिन मुस्लिम पार्षदों का बीजेपी के पक्ष में जाना ये आम आदमी पार्टी के लिए ज़्यादा चिंता का विषय है। तो इसी चिंता के लिए उसे ये लग रहा है कि जो लोकसभा चुनाव होंगे, इस लोकसभा चुनाव में तो उसका असर नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी पूरी दिल्ली में 12% मुस्लिम वोटर्स हैं दिल्ली के अंदर। और इनमें जो टोटल 70 विधानसभा है, उन 70 विधानसभाओं में 8 विधानसभाओं पर ये जो मुस्लिम वोट हैं वो निर्णायक स्थिति में हैं। पिछली बार जो जितने भी ये सीटें थी मुस्लिम बाहुल इलाकों की, सभी की सभी आम आदमी पार्टी ने जीती थी। लेकिन अब नगर निगम चुनाव में वहाँ पर आम आदमी पार्टी बुरी तरह से हारी है। इसी बात की चिंता आम आदमी पार्टी को है। और इसके साथ साथ मैं उन इलाकों के भी नाम बता दूं, जैसे बल्ली मरान है, सीलमपुर, ओखला, मुस्तफाबाद, चांदनी चौक, मटिया महल, बाबरपुर, किराड़ी, ये सब सीटें हैं
जहाँ पे मुस्लिम आबादी 35 से 60% तक की है। यानी 35% मुसलमान आबादी का होना भी किसी भी विधानसभा, लोकसभा या फिर वार्ड के सीट को इधर उधर करने की ताकत रखता है। तो यही आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी चिंता है। और ये 3 लोकसभा तो ऐसी हैं जहाँ चांदनी चौक है और दक्षिण पूर्वी है और उत्तर पूर्वी। इन सीटों पर, तीनों संसदीय सीटों पर 25 से 35% जो मुस्लिम वोटर्स रहता है। तो अगर ये एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, कांग्रेस मजबूत हो रही है, तो ये आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी चिंता है। क्योंकि कांग्रेस को वोट सिर्फ इसलिए नहीं मिलता कि वो ये परसेप्शन बन गया है कि वो जीत नहीं सकती है। लेकिन अगर ये परसेप्शन टूटा, कांग्रेस मजबूत हुई, तो इसका बीजेपी को केवल 21 पार्षदों का जुगाड़ करना है, 21 वोटों का जुगाड़ करना है। उसमें कुछ निर्दलीय भी है, 1-2 निर्दलीय है। और इसके अलावा जो बीजेपी का सबसे बड़ा फोकस है और रणनीति है वो है स्थायी समिति में। और यही वजह है कि जो एलजी हैं, विनय सक्सेना, उस पर कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आम आदमी पार्टी खुल के ये आरोप लगा रही है कि एलजी साहब बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि कहाँ बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और जब उन्होंने देखा कि 3 जोन ऐसे हैं जहाँ जो एल्डरमैन नियुक्त किए जाते हैं, पार्षद मनोनीत किए जाते हैं, वो सभी मनोनीत निगम पार्षद हैं, उन्हीं 3 वार्डों में उन्होंने मनोनीत कर दिए। इनमें सबसे ज़्यादा 4 जो पार्षद हैं वो नरेला में और सिविल लाइन जोन में मनोनीत किए हैं। यहाँ इनके मनोनीत होने के बाद स्थिति बदल गई है। सदन में 18 जो सदस्य होते हैं, इनमें 6 सदस्य चुन के आते हैं सदस्य। इसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी को जो गणित है बताया जा रहा है, प्रेफरेंस का जो वोट होता है, उस हिसाब से 3-3 पार्षद चुन के आ सकते हैं। 3 में 3 का जुगाड़ अब एलजी साहब ने जब मनोनीत किया निगम पार्षदों को, तो ये हो गया 3 और 3 6। और 4 जो जोन हैं, उन 4 जोनों में बीजेपी पूरी मेजोरिटी से है। तो कुल मिला के ये 10 सीटें हो जाती हैं स्थायी समिति की, और ये 10 सीटें बीजेपी अपने खाते में आती हुई इनको देख रही है। तो जो सबसे पावरफुल कमेटी है वो हाथ से चली गई। जो सबसे ज़्यादा खंबा वोट है, आम आदमी पार्टी का मजबूत वोट बैंक है, वो हाथ से चला गया। तो जो सारे समीकरण हैं, उन सारे समीकरणों से आम आदमी पार्टी घबराई हुई है। और अब सदन में क्या होता है, किसका मेयर बनता है, क्या वही होगा जो विश्लेषण किया जा रहा है, क्या सचमुच बीजेपी कुछ कमाल करेगी, या आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता जो उसे जनता ने सौंपी है उसको बचा पाएगी, सदन में जो सत्ता सौंपी है उसको वो बचा पाएगी। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। अगली कोई अपडेट होती है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे और आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।